हेलो, मैं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी कक्षा 7 साइंस का जो 16वां अध्याय है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो है 15 अध्याय हो चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 16वां अध्याय है जल, एक बहुमूल्य संसाधन। तो जल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे तो आप उसको नोट कर सकते हैं। आप अपने साथ पेन और कॉपी साथ में रखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसको नोट करते चलिए। चलिए देखते हैं। आप शायद जानते होंगे कि प्रतिवर्ष जो है 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। इसी प्रकार हम पृथ्वी दिवस की बात करें तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। तो पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपके माता पिता और शिक्षक प्रायः आपको जल बर्बाद न करने की सलाह देते होंगे। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। तो इसी वजह से जल दिवस मनाया जाता है, ताकि जल संरक्षण के महत्व को लोगों को उसको बताया जा सके, पहुंचाया जा सके कि जल का कितना महत्व होता है हमारे जीवन में। पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा कितनी है, 50 लीटर पर व्यक्ति। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है डेली 50 लीटर की आवश्यकता होती है, चाहे वो, तो उसमें क्या क्या शामिल है, पेयजल पीने के लिए, धुलाई करने के लिए, खाना पकाने के लिए और उचित सफाई के लिए। तो इतने चीज़ शामिल होते हैं और कुल मिलाकर 50 लीटर की आवश्यकता प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन होती है। ये किसके अनुसार है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार है। ये नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारे देश में जो है लाखों लोग, तो हमारे देश में जो है बहुत ऐसे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो पर्याप्त जल उन्हें नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें जल संरक्षण की आवश्यकता होती है। कुछ स्थानों पे जल अत्यधिक कमी होती है। नलों में पानी का न आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने प्रदर्शन, ये सभी दृश्य हम देख चुके हैं और विशेषकर ये गर्मी में ऐसा देखने को मिलता है। तो ये सब समाचार पत्रों में भी निकलते रहते हैं, कहाँ पर जो है पानी की कमी है, कहाँ कैसी दिक्कत आ रही है, ये सब समाचार पत्रों में निकलते रहते हैं। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है अब से कुछ वर्षों में जो इसके 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल, तो अब से कुछ ही वर्षों में जो है विश्व के लगभग 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में जो है ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। तो जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है।
तो अभी हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पर जो पीने योग्य जल है या हमारे उपयोग के लिए जो जल उपलब्ध है वो कितने % है, ये आगे हम जानेंगे। इसके पहले हम ये देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ में दिया गया है बॉक्स में। वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय आलवण जल वर्ष मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय आलवण जल वर्ष कब मनाया गया था? वर्ष 2003 में। तो मतलब वर्ष 2003 को क्या घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय आलवण जल वर्ष, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। तो ऐसे ही हर वर्ष को कुछ ना कुछ एक अलग नाम से जो है मनाया जाता है, मतलब घोषित किया जाता है कि इस वर्ष को किस नाम से घोषित किया जाए। तो 2003 को क्या घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय आलवण जल वर्ष घोषित किया गया था 2003 को। ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब कितना जल उपलब्ध है पृथ्वी पर, उसको हम देखते हैं। तो अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के चित्र को आपने क्या देखा होगा? तो क्या ये नीला दिखाई देता है? निश्चय ही आप अनुमान लगा सकते हैं। तो नीला किस वजह से होता है आप समझ सकते हैं। तो वो पानी की उपलब्धता की वजह से ऐसा दिखाई देता है नीला। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। तो कितने % भाग जो है जल से ढका है पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग, इसको 2/3 बोलते हैं। लगभग 2/3 या 71% भाग जो है जल से ढका है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालाबों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल जिसको भूमिगत जल बोलते हैं, और वायुमंडल में पाया जाता है। तो ये जो 71% जल है वो किस किस रूपों में पाया जाता है? वो समुद्रों में, महासागरों में, नदियों, तालाबों, ध्रुवीय जो बर्फ़ होते हैं उसके रूप में, भूमिगत जल होते हैं उसके रूप में, वायुमंडल में जो जलवाष्प होते हैं उसके रूप में पाए जाते हैं। परंतु इसमें से अधिकांश जल जो है इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये जो कई रूपों में जल पाया जाता है, इसको सीधे मनुष्य जो है उपयोग नहीं कर सकता है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल जो होता है आलवण जल है। तो जो आलवण जल होंगे वही हमारे उपयोग के लिए होते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल बोलते हैं। तो आलवण जल को क्या बोलते हैं? ताज़ा जल। ऊपर बताए गए कुछ स्रोतों से उपलब्ध आलवण जल के सापेक्ष मात्रा का आकलन करने के लिए क्रियाकलाप कीजिए। तो आलवण जल क्या होता है? ताज़े पानी को हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो वही जल जो होते हैं हमारे उपयोग के लिए होते हैं, और जो लवणीय जल होते हैं वो हमारे उपयोग के लिए नहीं होते हैं। इसमें दिया क्या है? इस क्रियाकलाप में क्या है कि मध्यम साइज़ की एक बाल्टी लेकर उसमें जल भर लीजिए, या लगभग 20 लीटर जल आता है। तो ऐसा बाल्टी लीजिए जिसमें लगभग 20 लीटर जल आता हो। तो ये मान लीजिए कि बाल्टी का जल जो है, बाल्टी क्या कर रहा है? पृथ्वी पर उपलब्ध जल, ठीक, मतलब आप मान सकते हैं कि 100%। तो ये जल जो है पृथ्वी पर उपलब्धता को प्रदर्शित कर रहा है 100%। और एक आप 5 ml क्षमता का चम्मच लीजिए और बाल्टी में से 100 चम्मच जल निकालकर मग में इकट्ठा कर लीजिए। तो 100 चम्मच इंटू 5 ml 500 ml मतलब आधा लीटर। अब आधा लीटर को मग में डाला गया। तो यही जो यह पृथ्वी पर उपलब्ध आलवण जल को प्रदर्शित करता है। तो ये जो आधा लीटर जल निकाला गया है बाल्टी से, यही क्या प्रदर्शित करता है? अलवणीय जल को एक प्रकार से कह सकते हैं मृदु जल, जो हमारे उपयोग के लिए होते हैं। ये होता है 2.5%। जब आप निकालेंगे 100
100 नहीं, यहाँ पर 20 लीटर को 100% माना गया है। तो 20 लीटर का जो है 2.5% आप निकालेंगे तो आधा लीटर आएगा। 2.5% मतलब 2.5 अपॉन 100 इज़ इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसे करेंगे तो आएगा 0.5, ये लीटर आएगा। मतलब आधा लीटर अगर हम इसमें से निकालेंगे तो वो क्या होगा, आलवणीय जल की मात्रा, मतलब 2.5% जो होगा वो हमारा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का 2.5% क्या होता है, आलवण जल को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर पूरी तरह से लिखा नहीं है कि 2.5%, आप इसको नोट कर लीजिए कि अगर पूछा जाए पृथ्वी पर उपलब्ध आलवण जल की मात्रा कितनी है तो 2.5% जो है आलवणीय जल की मात्रा पृथ्वी पर होता है। आगे बढ़ते हैं। मग से 30 चम्मच जल को कांच के किसी गिलास में डालिए। अब क्या किया जा रहा है, मग में जो आधा लीटर पानी है उससे 30 चम्मच, तो 30 इंटू 5, क्योंकि चम्मच 5 ml का है तो 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 150 ml। अब 150 ml जो है वो पानी निकाल कर मग से ग्लास में रखा जा रहा है। तो ये जो है क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये 30% किसका, लवण जल, आलवण जल का 30% जो है वो भूमिगत जल के रूप में, यहाँ पर लिखा है या भौम जल के रूप में पाए जाने वाले उपयोग योग्य जल की मात्रा के समान है। तो ये 30% जो है किसका है, आलवणीय जल का 30% जो है भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। फिर अंत में मग में से 1/4, 1/4वां भाग चम्मच जल निकालिए। तो यह विश्व के सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुल आलवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं इस प्रकार जो है जल का वितरण पृथ्वी पर पाया जाता है। हम सीधी भाषा में बता दे रहे हैं। अगर पूछा जाए जल का वितरण, तो जल में जो कठोर जल होता है, क्या होता है, कठोर जल। तो कठोर जल जो होता है वो 97.5% पाया जाता है। कितना, 97.5%। और जो मृदु, जिसको हम आलवणीय जल बोलते हैं या मृदु जल बोलते हैं, तो इसकी मात्रा जो होगी वो 2.5%, 2.5% होती है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। 2.5% मृदु जल होता है और कठोर जल कितना होता है, 97.5%। अब इस मृदु जल में जो मृदु जल कितना है, 2.5%। कितना है, 2.5%। अब इसमें से 60% जो होता है वो ग्लेशियर होता है, मतलब जो बर्फ़ के रूप में मिलता है ग्लेशियर के रूप में। तो ये 60% होता है। किसका 60%, मृदु जल का 60% होता है। तो मृदु जल का 60% ग्लेशियर के रूप में होता है और इसी 2.5% का 30% जो होता है वो भूमिगत जल होता है। जो अभी हमने बताया था वो भूमिगत, तो भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है मृदु जल का 30%। और झील, नदी, इन सब की बात करें तो 10% जो होता है मृदु जल का 10% जो होता है झील, नदियों, तालाबों में पाया जाता है। झील, नदियों और तालाबों में पाया जाता है। तो आप नोट कर लीजिए, मृदु जल का 60% ग्लेशियर के रूप में, 30% जो है भूमिगत जल के रूप में और 10% जो है वो झील, नदियों, तालाबों के रूप में पाया जाता है। और कठोर जल 97.5% पाया जाता है, जो समुद्री जल महासागरों में मिलता है, वही बोला जाता है कठोर जल के रूप में पाया जाता है, जो लवणीय जल होता है। यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने वाला, पहेली ने गणना करके बताया कि आलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का 0.006% है।
तो अगर हम जल की मात्रा, अलवणीय जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का कितना है, 0.006% है। तो ये आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। अगर मृदु जल पूछेगा तो 2.5% आप बोलेंगे उसको, 2.5%। अगर अलवणीय जल की बात करेगा तो पूरे पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का कितना है, 0.006% है। ये आप याद रखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अलवणीय जल की मात्रा तो 0.006% होगा, और मृदु जल की बात करें तो 2.5% और 97.5% कठोर जल। हम में से अधिकांश लोग जल को एक असीमित संसाधन मानते हैं। क्रियाकलाप 16.2 से क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ? तो इस क्रियाकलाप से आपको पता चल गया होगा कि जल की कितनी मात्रा कहाँ उपलब्ध है, कितनी है और कितने का उपयोग हम करते हैं। अब आते हैं हम जल की अवस्थाओं पर। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों विभिन्न पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। तो ये जो जल की उपलब्धता पृथ्वी पर बनी हुई है, ये किस वजह से है? ये जल चक्र की वजह से ही बनी हुई है। आपने कक्षा 6 में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। अपने शब्दों में इसको आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी 3 अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। तो जल जो होता है वो 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम ठोस अवस्था की बात करें तो ठोस अवस्था में जल जो है बर्फ़ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर पाया जाता है। तो जल जो है बर्फ़ के रूप में और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों, बर्फ़ छत्तक, बर्फ़ से ढके पर्वतों और हिमनदों, ग्लेशियर में पाया जाता है। अगर हम द्रव की बात करें, जल का जो द्रव अवस्था है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? वो महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे, जिसको हम भौम जल कहते हैं, पाया जाता है। अगर गैसीय अवस्था की बात करें तो गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। तो जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। तो इसी चक्र की वजह इसी जल चक्र की वजह से जो है जल की कुल मात्रा जो है पृथ्वी पर बनी रहती है। तो जल का संतुलन इसी वजह से बना रहता है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते रहते हैं। अधिकांश शहरों और नगरों की व्यवस्था होती है। संचालित जल को आसपास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाया जाता है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती है। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसके स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। प्रायः लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को जल लाने के लिए उसके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है। तो ये पहले कि गांव जो होते थे तो इस प्रकार जो है पानी के लिए उन्हें जल के स्रोत तक पैदल ही जाना पड़ता था।
कभी कभी जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर होता है। बच्चों के लिए जल ढोने का यह कार्य अत्यधिक कष्टकारी है। ऐसे बच्चे प्रायः नियमित रूप से जो है विद्यालय नहीं जा पाते हैं। इस प्रकार के बच्चे, क्योंकि उन्हें स्रोत से जो है जल लाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से प्राप्त करता है। तो हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है? कुओं से, नलकूपों से, हैंडपंपों से प्राप्त होता है। जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, वो होता है क्या? भौम जल। तो जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है भौम जल, जिसको भूमिगत जल भी कहते हैं। यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहाँ की मृदा आर्द्र या नम मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता जो है भूमिगत जल की उपस्थिति को, अगर मृदा में आर्द्रता है तो इसका मतलब वहाँ पर भूमिजल की उपस्थिति को वो दर्शा रही है, बता रही है, इंगित कर रही है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान जो है और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। तो जैसे जैसे हम जो है खोदते जाते हैं तो उस स्तर तक हम पहुंच जाते हैं जहां पर जो है मृदा के कणों के बीच में जो है या चट्टानों के बीच के स्थान में क्या है? जल भरे हुए मिलते हैं। तो वही होता है भूमिगत जल। तो इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। तो जहाँ पर जो है पानी की उपलब्धता मिलती है नीचे, उसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? भौम जल स्तर कहते हैं। भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। कुछ स्थानों पर कुछ ही मीटर तक खोदने पे आपको भौम जल स्तर मिल जाए, और कुछ स्थानों पर 1 मीटर से ज़्यादा खोदने के बाद जो है भूमिगत जल स्तर आपको प्राप्त हो। तो भौम जल स्तर जो होता है विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। तो हो सकता है 1 मीटर की गहराई पे ही आपको भौम जल स्तर मिल जाए, या हो सकता है आपको कई मीटर गहराई खोदने के बाद आपको भौम जल स्तर प्राप्त हो। तो इसलिए विभिन्न स्थानों पर जो है भिन्न भिन्न भौम जल स्तर प्राप्त हो सकते हैं। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। तो भूमिजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? भूमिगत जल या भौम जल। और उसका ऊपरी परत क्या होता है? भौम जल स्तर। वर्षा जल और उसके अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल जो है मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और जल का रिसाव क्या कहलाता है? अंतःस्यंदन। अंतःस्यंदन कहलाता है। अंतःस्यंदन का मतलब होता है जो वर्षा से जो जल प्राप्त होता है, नदियों तालाबों का जो जल होता है, वो जब मृदा से रिस कर जो है भूमि के नीचे गहराई में उसके रिक्त स्थानों में और दरारों में भर जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? जल के रिसाव को अंतःस्यंदन। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। तो इसी वजह से जो है पुनः जो है भूमिगत जल की पूर्ति हो जाती है। यही जो नदियाँ तालाबें होती हैं, यही रिस कर जो है भूमि के अंदर गहराई में चले जाते हैं जल। तो ऊपर जो दरारें पाई जाती हैं उसी से होते हुए नीचे चली जाती हैं, जो भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखती हैं। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैल या चट्टान की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। तो जो भौम जल स्तर होता है उसके नीचे कुछ कठोर शैल और चट्टानें पाई जाती हैं, तो उनके परतों के बीच क्या होता है? भौम जल संचित हो जाता है। तो इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को
जल भर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल भर। नाम से स्पष्ट है, जल भर मतलब जहाँ पर जल भरा हुआ हो, संचित हो। तो चट्टानों के परतों के बीच जो जल भरा होता है, संचित हो जाता है, तो इस प्रकार संचित भौमजल को क्या कहते हैं? जल भर कहते हैं। जल भरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। जो घरों में हैंडपंप होता है या नलकूप जो लगा होता है, उसी के माध्यम से हम इन जल भरों से जो है जल को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये भौम जल है, इसको जल भर कहते हैं। आप देख रहे हैं ये हैंडपंप है, इसको लगाया गया है। तो यही जो भौम जल है, इसको ऊपर खींचकर निकाला जाता है। तो ये नदी झील में जो पानी इकट्ठा होता है, वही जो है धीरे धीरे भूमि में इकट्ठा हो जाता है, रिस कर धीरे धीरे नीचे चला आता है। और यही तो यही जब बारिश होता है, तो पहले ये जो नदियाँ, झीलें, तालाबें होती हैं, इनसे वाष्प के रूप में जो है ऊपर चली जाती है और संघनन की अवस्था में बादल का निर्माण करती हैं। और यही बादल क्या करते हैं? संघनन के रूप में नीचे वर्षा की बूंदें जो है पृथ्वी पर गिराते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? वर्षा। तो यही पुनः जो है जल हमें प्राप्त हो जाता है और ये रिस कर जो है भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है, इकट्ठा हो जाता है भूमि में, जिसको हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल। इसी से इसका स्तर क्या होता है? बना रहता है। तो बहुत जगह आपने देखा हो जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा होता है, तो ऐसे स्थानों पर भौमजल स्तर पर पहुँचने के लिए संछिद्रण, जिसको बोरिंग कहते हैं, बोरिंग की व्यवस्था की जाती है। उसके माध्यम से जो है जल को बाहर निकाला जाता है। वहाँ कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहरी खुदाई करनी पड़ी। भूमि के नीचे से निकाले गए भौमजल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल के अवस्रवण मतलब रिसाव के द्वारा हो जाती है। तो जो वर्षा का जल है वो क्या होता है? रिस कर भूमि के नीचे चला जाता है, जिससे भौमजल की पुनः पूर्ति हो जाती है। भौमजल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तो तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक हम उतने ही जल का उपयोग करते हैं जितना जो जल जो है प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौमजल स्तर नीचे गिर सकता है। तो अगर जो है प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा जल की पुनः पूर्ति ना हो तो धीरे धीरे क्या होगा? भौमजल स्तर जो है नीचे गिर जाएगा। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है, जैसे जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो जल की आपूर्ति जो है वो बढ़ने लगेगी और प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा अगर उसकी पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है तो जल का स्तर जो है, भूमिगत जल का स्तर क्या होता है? धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। तो जनसंख्या वृद्धि की वजह से हो सकता है। औद्योगिक और कृषि गतिविधियों आदि भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हो सकते हैं। अल्प वर्षा भी एक कारक है। अगर बहुत कम वर्षा हो रही है, ज़रूरत से कम वर्षा हो रही है, तो उससे भी भूमिगत जल का स्तर जो है नीचे जा सकता है। तो जो भौमजल स्तर को नीचा कर सकता है। भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वन अपरोपण मतलब वनोन्मूलन। अगर वनों की कटाई हो रही है लगातार तो उससे भी भूमिगत जल
की जो स्तर है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। और जल के असरण मतलब रिसाव के लिए प्रभावित क्षेत्र की कमी। अगर जल के रिसाव के लिए प्रभावित क्षेत्र की कमी है तो उससे भी जो है भूमिगत जल का स्तर नीचे गिरता चला जाएगा। जनसंख्या प्रसार। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। तो अगर धीरे धीरे ऐसे स्थानों की कमी होती रहेगी तो क्या होगा, जो जल है वो रिस कर भूमिगत जल के रूप में नहीं पहुंच पाएगा और भूमिगत जल का जो स्तर है वो धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के रिसाव की दर कम होती जाती है। यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह कमी होती रही तो इसका परिणाम क्या होगा, पक्के फर्श से जल आसानी से रिसाव नहीं होता है। उससे अगर पक्का फर्श है तो उससे जल का आसानी से रिसाव नहीं होता है, जबकि घास के बगीचे, मैदानों आदि से जल तुरंत जो है रिसाव के माध्यम से भूमि के अंदर चला जाता है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रायः भौम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार एक ओर हम अधिक भौम जल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के रिसाव के अवसर कम कर रहे हैं। इसके कारण भौम जल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है। तो वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौम स्तर जो है चिंताजनक रूप में अत्यधिक निम्न स्तरों तक पहुंच गया है। तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर हुआ है। और अगला है बढ़ते हुए उद्योग। तो बढ़ते हुए उद्योग की वजह से भी भूमिगत जल का जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे चला गया है। जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है। तो उद्योगों की संख्या अगर निरंतर बढ़ती जा रही है तो जल की जो आपूर्ति है उद्योगों के लिए वो भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका जो है पुनः पूर्ति नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जल का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है। तो बहुत सारे उद्योग होते हैं जिनमें जो जल का उपयोग होता है वो भूमिगत जल से ही प्राप्त किया जाता है। तो कुछ कृषि कार्य होते हैं उसकी वजह से भी भूमिगत जल का जो स्तर है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि कृषि में भी बहुत सारे जल की आवश्यकता होती है। भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र जो है केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है, क्योंकि अगर जो बारिश है अगर वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, मतलब जितनी बारिश होनी चाहिए वैसे अगर नहीं हो रहा है बारिश, तो क्या होगा, तो ये जो तंत्र बनाए गए हैं जल को कल इकट्ठा नहीं होंगे, मतलब तब भी जल की कमी जो है होगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भूमिगत जल का उपयोग करना पड़ेगा। अतः किसानों की सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। तो जनसंख्या बढ़ेगा तो कृषि के लिए ये जो है भौम जल का उपयोग भी बढ़ता जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। तो इस वजह से जो है लगातार जो है भूमिगत जल में गिरावट आ रही है। अब देखते हैं जल का वितरण। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है।
तो बहुत सारे कारणों की वजह से जल का वितरण भी जो है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है, मतलब असमानता है जल के वितरण में। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वहाँ जल से वह भाग जो है, वहाँ स्थान क्या है, जल से समृद्ध है। और इसके विपरीत कहीं रेगिस्तान है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। तो अलग अलग स्थानों पर जो है जल का जो वितरण है वो अलग अलग होता है। भारत बहुत विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है। तो भारत भी एक ऐसा देश है जहाँ जो है उसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा जो है नहीं होती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्रायः बाढ़ आ जाती है और वर्षा की कमी से क्या होता है, सूखा भी पड़ सकता है। अतः हमारे देश में एक ही समय में कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ में सूखा हो सकता है। तो इस तरह हमको देखने को मिल जाता है। यह भी संभव है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहां वर्षा तो पर्याप्त होती है फिर भी जल की कमी रहती है। क्या हम कह सकते हैं कि यह जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण हो सकता है? तो ये संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण भी हो सकता है कि जहां बारिश बहुत अधिक हो रहा है उसके बावजूद जो है वहाँ पर जल की कमी रहती है। तो इसका मतलब वहाँ पर जो जल संसाधन है वो कुप्रबंधन के कारण ऐसा हो रहा है। यहाँ पर जो है चित्र में जो है वार्षिक वर्षा को जो है इसमें दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं वर्षा सेंटीमीटर में 400 से अधिक यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो भाग है आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग, ये असम का कुछ भाग है और ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग है जहाँ पर 400 से अधिक सेंटीमीटर 400 से अधिक सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट आप बोलते हैं इसको, तो वहाँ पर जो है वर्षा, ये देख रहे हैं आप, ये 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्शा रहा है। मेघालय के नीचे का कुछ क्षेत्र है, यहाँ असम का है, अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पर 400 से अधिक वर्षा होती है, 400 सेंटीमीटर से अधिक। फिर यहाँ पर 200 से 400 सेंटीमीटर यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये सब जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये सभी 200 से 400 के बीच वर्षा होती है सेंटीमीटर में। और फिर 100 से 200 के बीच ये आप देख रहे हैं कुछ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सभी जो हैं यहाँ पर 60 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होती है। फिर 40 से 60 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब क्षेत्र जितने हैं सब 40 से 60 के बीच हैं। और 20 से 40 की बात करें तो ये सब 20 से 40 के बीच हैं। फिर सबसे नीचे 0 से 20, तो ये जितने भी वाइट कलर दिख रहा है आपको 0 से 20 तक, 0 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होती है। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब आते हैं जल प्रबंधन। क्या है जल प्रबंधन? आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक ना पहुंच पाए। ऐसा क्यों? आपने समतल जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा, जिससे बड़ी मात्रा में क्या होता है, जल पाइपों से रिस कर बह जाता है, जिसकी वजह से जहाँ तक पहुँचना होता है जल को वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से तो रोका जाए। तो ये सभी नागरिकों का उत्तरदायित्व होता है कि जहाँ भी पाइपों के माध्यम से जल को पहुँचाया जाता है तो डेली बेसिस पे उसको चेक करते रहना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं से रिसाव हो रहा है जल का और जल अधिक मात्रा में वहाँ से रिस कर निकल जा रहा है और उससे क्या हो रहा है कि जहाँ तक जल पहुँचना होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। मतलब ये एक प्रकार की कुप्रबंधन की व्यवस्था हो गई, वहाँ पर प्रबंध सही तरीके से नहीं हुआ।
कुप्रबंधन अथवा बर्बादी हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। जैसे अगर दांत साफ कर रहे हैं तो नल को चलाकर छोड़ देते हैं, टोटी को चलाकर छोड़ देते हैं उसको और मंजन करते रहते हैं, तो ये जल की क्या है, बर्बादी है। दाढ़ी बना रहे हैं तब भी जल को ऐसे ही छोड़ दिए, नहा रहे हैं, नहाते वक्त भी टोटी को चलने देते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है ताकि जल बर्बाद ना होने पाए। त्रुटिपूर्ण टोटियों से जल रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। कई सारे हमने टोटियाँ देखी हैं जिससे जो है बराबर जल का रिसाव होता रहता है और दिन भर में जो है बहुत सारे जल जो है बर्बाद होके गिरते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर टोटी ख़राब है तो उसको बनवा लेना चाहिए जिससे जल जो है बर्बाद ना हो। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता नहीं होगी। तो सारी आवश्यकताएँ हमारी जो है जल पर टिकी। अगर जल नहीं होगा तो हमारा भविष्य जो है खतरे में हो जाएगा। हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। तो यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौमजल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। तो जो वर्षा का जल होता है उसे संग्रहित करना चाहिए और संग्रहित करने के बाद उसे भूमिगत जल में रिसाव के माध्यम से, दरारों के माध्यम से भेज देना चाहिए ताकि भूमि जल का जो स्तर है, भूमिगत जल का स्तर जो है वो बना रहे। यह मालूम कीजिए क्या आपके आसपास की किसी इमारत में जल संग्रहण तंत्रों को लगाया गया है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। तो जल संग्रहण के लिए बहुत से गांवों में जो है बावड़ी बनाए जाते थे। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था। तो पहले जो है बावड़ी बनाए जाते हैं, उसमें जल इकट्ठा किया जाता था। समय के साथ बावड़ियों का रखरखाव क्या हुआ, बंद हो गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती गई। तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों का पुनः विचार करना पड़ा। तो लेकिन अब फिर इस तकनीक पर जो है विचार किया जा रहा है, फिर से बावड़ियों को लगाया जा रहा है, बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भली भांति हो रहा है। तो जो भी स्थान है जहाँ पर बावड़ियों का पुनः निर्माण किया गया है वहाँ पर अगर वर्षा कम हो रही है तो उसके बावजूद भी जो जल की आवश्यकताएं हैं वहाँ पर भली भांति जो है पूर्ण हो रही है जल की आवश्यकता को। किसी भी किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। कैसे? संभवतः आपने बूंद जो ड्रिप सिंचाई के बारे में आप सुने होंगे। तो ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइप द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक पहुंचाती है जल को। तो आप देख सकते हैं फिगर में आप देख रहे हैं इसमें किस प्रकार जो है पाइप की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक पौधे की जड़ों में जो है सीधे जल को पहुंचाया जा रहा है ताकि इससे पानी की एक बूंद भी नुकसान ना हो, सीधे जड़ों में पहुंचाया जा रहा है जल को पाइप के माध्यम से। तो ड्रिप ये बूंदों के माध्यम से जो है उसकी जड़ों पर पहुंचता रहता है जल। जितनी भी जल की आवश्यकता होगी उस बूंद के रूप में जो जल है उपलब्ध होता रहेगा इस पाइप के माध्यम से। तो इस प्रकार जो है जल को हम खेती में जो है जल को किस प्रकार बचाया जा सकता है, तो इस प्रकार अगर आप सिंचाई करेंगे तो जल को बचाया जा सकता है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भोजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है, मतलब कभी होती है तो कभी नहीं होती है। कहाँ पर? भोजपुर। कहाँ? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। वहाँ का ताज़े जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है।
तो यहाँ भोजपुर में क्या है, जल का एकमात्र स्रोत है भूमिगत जल, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता है। पिछले वर्षों में जल की मांग बढ़ गई है, तो भूमिगत जल जो होता है उसका उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल से कहीं अधिक है। तो यहाँ पर जो भूमिगत जल का उपयोग है ज़्यादा हो रहा है, पुनः पूर्ति होने वाले जल से अधिक हो रहा है। मतलब जो पुनः पूर्ति जल है उसकी पूर्ति तो नहीं हो पा रही है, लेकिन भूमिगत जल का उपयोग होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जल स्तर नीचे गिरता जाएगा, क्योंकि जो प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं उसके माध्यम से जल की पुनः पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे क्या होगा, भौमजल का स्तर जो होगा वो गिरता जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप भौमजल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया है। वर्ष 1989 में गाँववासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया। कब? 1989 में। रुक्मावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम मतलब बंध बनाए गए। इस तरह एकत्रित किए जल से मृदा में अंतःस्रवण मतलब रिसाव की दर बढ़ा दिया, जिससे जलभरों की पुनः पूर्ति हो गई। तो इस वजह से जो है, जो 18 चेक डैम बनाए गए थे उसकी वजह से मृदा में क्या हुआ, जल के रिसाव का जो दर है वो बढ़ गया, और जो उसमें जल भर थे नीचे, भौमस्तर जल के नीचे जो जल भर होते हैं वो पुनः भर गए जल से। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है, और जो जल बहकर समुद्र में चला जाता था और व्यर्थ हो जाता था अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया है। तो इस प्रकार इस व्यवस्था की वजह से जो है यहाँ पर जल का उपयोग किया जा रहा है। आपकी भूमिका। रिसते हुए नलों से बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है, तो इसकी कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। जल करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप जल को बर्बादी होने से बचा सकते हैं। तो जल बचत आदतें, पहला क्या दिया है कि मंजन ब्रश करते समय नल को लगातार खुला ना रखें, फ़र्श की धुलाई करने के बजाय उस पर पोछा लगाएं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, फ़र्श का धुलाई करते हैं, उससे बहुत सारा पानी नष्ट हो जाता है। तो आप अगर पोछा लगाएंगे तो उससे बहुत कम पानी की आवश्यकता होगी, जिससे जल बर्बाद होने से बच जाएगा। पादपों में जल की कमी का प्रभाव। आपने देखा होगा कि गमले के पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो क्या होते हैं, वो मुरझा जाते हैं और अंत में क्या होते हैं, सूख जाते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध ना हो तो उसका क्या परिणाम होगा। तो जल नहीं उपलब्ध होगा तो वो भोजन नहीं बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, अब भोजन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी, और जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है संकट में हो जाएगा और हम जिंदा नहीं बचेंगे पृथ्वी पर। तो हमारी जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगी धीरे धीरे। पृथ्वी पर जो हरियाली होगी वो लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादपों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर ना ही पर्याप्त भोजन, ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और ना ही पर्याप्त वर्षा होगी, और इनसे संबंध अनेक अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएंगी। हम हमको देखने को मिलते हैं। राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने क्या किया, 5 सूख चुकी नदियों, ये नाम आप याद कर सकते हैं, अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगनी और जहाजवाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। तो ये जो 5 नदियाँ सूख गई थी अलवर ज़िले में, इसको पुनः जीवित कर दिया गया है। किससे? जल संग्रहण के द्वारा। जल को इकट्ठा करके इसको जो है जल से भर दिया गया और ये पुनः जीवित हो गई। तो इस प्रकार जो है एक सफल प्रयास से इसको पुनर्जीवित कर दिया गया
और जल की जो कमी यहाँ पर थी उसको पूरा कर दिया गया। तो इसी प्रकार जो है हम भी प्रयासों से जो है जहाँ पर जल की कमी हो वहाँ पर जल की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब सारांश देख लेते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा। इसमें जल सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, वाष्प। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण कैसा है? असमान है। ऐसे बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण हैं। हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों में रिश्ते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल की पुनः पूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययता से करे, मतलब जितनी जल की आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें। यदि पौधे के कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो वो मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जल से रिलेटेड। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।